तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर नेम क्या है? टिश्यू। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि टिश्यू क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे डेफिनेशंस लिखा हुआ है और इस डेफिनेशंस में लिखा है कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, ये सेल्स का क्या है? ग्रुप है हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, जिसमें जितने भी सेल होंगे उनका स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम होगा और सेम फंक्शन, और जिसका फंक्शन भी क्या होगा? सेम होगा। तो एक तरीके के टिश्यू का फंक्शन क्या है? एक ही कोई पर्टिकुलर फंक्शन होगा। ठीक है, और साथ में जितने भी उसमें सेल होंगे उनका स्ट्रक्चर क्या होगा? एक जैसा होगा। तो इस तरीके के ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग के सराउंडिंग में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करें, अगर माइक्रो लेवल पे नहीं देखें, इसी तरीके से ऊपर ऊपर से देखें, तो ब्रॉडली हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स के ग्रुप के ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ पे हैं, और भी डिफरेंट कैटेगरी के ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स हैं। बट हम लोग अगर देखें, मोटा मोटा तौर पे देखें, तो प्लांट्स और एनिमल्स में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं। सो बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स की जरूरतें क्या है? अलग अलग है, और इस कारण से इनकी टिश्यू में भी क्या है? डिफरेंसेस है। ठीक है, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स groups of cells called tissue carry out the specific function. So basically प्लांट्स में हो या एनिमल में हो, अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहा है तो उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। ह्यूमन बीइंग के कुछ टिश्यू के एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कार्डियक मसल्स क्या है? एक टिश्यू का एग्जांपल है। ठीक है ना, इसी तरीके से ब्लड टिश्यू का भी आप एग्जांपल ले सकते हो। इसी तरीके से आप प्लांट्स टिश्यू में जाइलम का एग्जांपल ले सकते हैं, फ्लोएम का एग्जांपल ले सकते हैं। बट जो हमारा प्लांट्स और एनिमल है उन दोनों की टिश्यू में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, और ऐसा डिफरेंस क्यों होता है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वाली स्लाइड में समझेंगे। ठीक है, जो कह रहा है सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्लांट टिश्यू क्या है और किस तरीके से ये एनिमल टिश्यू से अलग है। टॉपिक है हमारा डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज। प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लांट को प्लेस टू प्लेस मूव करने की जरूरत भी नहीं होती है और वो मूव भी नहीं करते हैं। सो बेसिकली प्लांट्स को उतनी ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होगी जितनी ज़्यादा एनर्जी की जरूरत एनिमल को होगी, क्योंकि एनिमल हम क्या करता है? प्लेस टू प्लेस मूव करता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है एक्टिविटी के बेसिस पे। दूसरा, मोस्ट ऑफ द सेल्स एंड द टिश्यूज इन द प्लांट्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। अब क्या है, चूंकि प्लांट हमारा प्लेस टू प्लेस मूव नहीं कर सकता है, सो हर एक ड्रास्टिक सिचुएशंस में उसको अपने ही प्लेस पे क्या करना पड़ेगा? सरवाइव करना पड़ेगा। जैसे कि कल बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, हम लोग अपने घर में छिप गए थे, मगर प्लांट उस बारिश में भी क्या था? वहीं पर खड़ा था। तो उसको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होगी? तो मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत होगी, साथ में स्ट्रेंथ की जरूरत होगी, चूंकि वो हर एक सिचुएशंस में वहां पे क्या रह सके? टिका रह सके, सरवाइव कर सके। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। सो बहुत सारे टिश्यू में क्या होते हैं? डेड सेल्स होते हैं, क्योंकि डेड सेल्स क्या होता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, बिकॉज दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। सो प्लांट की टिश्यू में डेड सेल भी मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि प्लांट को सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ की भी जरूरत है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट को स्ट्रेंथ और मैकेनिकल सपोर्ट की ही जरूरत है। प्लांट्स ग्रो भी करता है, प्लांट्स को अपनी मेंटेनेंस भी करनी पड़ते हैं। सो इस सिचुएशन में प्लांट्स में ऐसे भी टिश्यू होंगे जो बेसिकली उनके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स टेक प्लेस ओनली इन सम रीजन। सिर्फ और सिर्फ कुछ रीजन में ही प्लांट्स का ग्रोथ होता है, सारे रीजन में नहीं होता है। ठीक है, सो प्लांट्स हैव टिश्यूज कॉल्ड द मेरिस्मेटिक टिश्यू, और मेरिस्मेटिक टिश्यू को हम लोग कह सकते हैं ग्रोइंग टिश्यू भी कह सकते हैं, या ऐसे टिश्यू के सेक्शन में रख सकते हैं जो ग्रोथ के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। चीजें समझ में आ रही है सारे बच्चों को या नहीं आ रही? लिखने पे ज्यादा थ्रस्ट मत दो, मैं नोट्स भेज भी दूंगा।
समझने पे थ्रस्ट देना है, ठीक है, क्योंकि जो आप लिखते हो वो नहीं लिखते हो एग्जामिनेशन में, जो आप सुनते हो वो जरूर लिखते हैं, क्योंकि जो सुनते हैं वही आपके बैक ऑफ द ब्रेन होता है, जो बैक ऑफ द ब्रेन होता है वैसा ही तो लिखते हैं। क्या जो नोट्स आप नोटबुक में लिखते हैं एग्जैक्टली आप क्या आंसर शीट में वैसा लिख पाते हैं? कभी नहीं लिखते। हम लोग लिखते हैं क्या? तो जो हमारे दिमाग में होता है, जो हमारे बैक ऑफ द ब्रेन होता है, तो बैक ऑफ द ब्रेन जो इंफॉर्मेशन है उसको अगर हम लोग ठीक से अरेंज कर लें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। सो लिखने का काम पे ज्यादा थ्रस्ट नहीं देना है। कुछ बच्चे कॉपी करने में एक्सपर्ट हो गए, कॉपी करने में उनको इंटरेस्ट भी आता है, जितना अच्छा नोट्स बना बना के रखे हुए हैं, बट क्या उतना अच्छा आपका आंसर शीट भी होता है? नोट्स बनाने का पर्पस है, क्या पर्पस है? कि आप उसको रिकॉल कर सके, एक रेफरेंस होना चाहिए। बार बार सर को कैसे सुन पाओगे? जब चाहोगे सर को बोल दोगे सर बोलो टिश्यू पे, और सर अवेलेबल होके बोलना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, एक वे है कि रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग आप प्ले करके सुन सकते हैं, ठीक है ना, ये एक वे है, ठीक है। बट लिखने से ज्यादा जरूरी है समझना, और समझने के बाद लिखना जरूरी है। लिखने से एक बेनिफिट ये होता है कि आपको वर्ड्स का ये जो ये है स्पेलिंग वगैरह है वो ठीक से याद हो जाता है, ठीक है ना, लिखने का एक फ्लो भी मेंटेन होता है। बट सबसे ज्यादा लिखना नहीं जरूरी है, लिखना नहीं है आयुषी, अभी समझना है, ठीक है ना। तो समझने में सारे बच्चे लोग, तो मैं ये बता रहा था कि प्लांट्स ग्रो भी करता है, और ग्रोथ के लिए जो टिश्यू है उसको मैरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं, विच डिवाइड एंड हेल्प, जो अपने आप को क्या करता है, डिवाइड करता है। डिवाइड करेगा तो पहले एक रहेगा, एक से दो हो जाएगा, दो सेल्स आपस में डिवाइड करेंगे तो दो से चार हो जाएंगे, और इस तरीके से प्लांट क्या करेगा, ग्रो करेगा। हम लोग भी तो ऐसे ही ग्रो किए हैं, ठीक है ना। हम लोगों की शुरुआत कैसे कितने बड़े से हुई थी, तो हमारा जो सबसे पहला जर्म सेल कह लो वो तो बहुत छोटा था, जब दोनों ही जर्म सेल फ्यूज किया, ठीक है ना, यानी कि कह सकते हैं मेल और फीमेल जर्म सेल जब फ्यूज किया तो कितने बड़े सेल का फॉर्मेशन हुआ, तो कह सकते हैं एप्पल के सीड के इतने बड़े हमारा एग्जिस्टेंस था, इनिशियल एग्जिस्टेंस था। कितना छोटा एग्जिस्टेंस है, और वहां से हम लोग ग्रो करके इतने बड़े हुए हैं। अब हम में क्या है, ट्रायलियंस ऑफ सेल है, ट्रायलियंस, बिलियंस भी नहीं, बिलियंस बहुत बड़ा क्वांटिटी है, ट्रायलियंस की मेरी बात कर रहा हूँ। और एक दो ट्रायलियंस नहीं है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं हमारे बॉडी में कितने डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं या कितने सेल्स हैं। नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा है हमारे, क्योंकि हम लोग क्या है, बहुत ज्यादा एडवांस ऑर्गेनिज्म है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है ना। समझ में आ रही है बातें? सो जो जो प्लांट है हमारे इतना क्या है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसलिए हमारे शरीर में जितने टाइप के टिश्यूज हैं उतने टाइप के टिश्यूज उनके शरीर में नहीं है, क्योंकि उतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, वो सिंपलर ऑर्गेनिज्म है हमारे कंपैरिजन में। अगर ह्यूमन बीइंग से एक प्लांट को कंपैरिजन करो तो जितना इंफॉर्मेशन हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं वो उतने इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमारी जो जरूरत है वो प्लांट की जरूरतों से बिल्कुल क्या है, अलग है। फिर लिख रहे हो कुछ बच्चे, समझने का नाम नहीं ले रहे हो, अपना जो दिमाग में भरा हुआ है कचरा उस वही करना चाह रहे हो। बता दिया कि लिखना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लिखे जा रहे हैं, जैसे आप प्रकांड विद्वान बन जाएंगे लिख के, होगा कुछ नहीं, एक शब्द नहीं बताएगा जो लिखा हुआ है, लिखा है जो सुनेगा वही बताएगा, फिर भी लिखने में भरोसा है। यार थोड़ा सा समझ बूझ के पढ़ो ना, कि किससे ज्यादा बेनिफिट होता है वही काम करो ना। लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, और लिख लिख के अपना रिजल्ट खराब करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। ये कौन सा पढ़ाई का तरीका है? ऐसे पढ़ो कि रिजल्ट क्या हो, इंप्रूव हो। कॉन्स्टेंटली हमारा रिजल्ट क्या है, या तो स्टैग्नेंट है, रुका हुआ है, या नीचे की तरफ जा रहा है, और आपको ये पता नहीं चल रहा है कि आपके पढ़ाई करने का तरीका गलत है। उस तरीके पे कोई नहीं काम कर रहा है कि पढ़ने के तरीके में सुधार लो। सारे बच्चे ट्यूशन चेंज कर रहे हैं, टीचर चेंज कर रहे हैं, स्कूल चेंज करा जा रहा है, बट इससे थोड़ी इंप्रूवमेंट आ रहा है। जो बच्चा जैसा था वैसा ही है या नहीं? मोर और लेस, ज्यादा अंतर नहीं आता है। हाँ, अंतर कब आएगा, जब कोई टीचर ये समझा दे उसके दिल में कि जो तुम्हारा पढ़ने का तरीका है वो गलत है, उसको सही करने की जरूरत है। पेट में दर्द और इलाज कर रहा है सर का, कि सर का इलाज कर लेंगे पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। अरे पेट में दर्द है तो पेट का इलाज होना चाहिए, आप में दिक्कत है तो आपका इलाज होना चाहिए, ना कि टीचर बदलना चाहिए, ठीक है। तो आप पहले पढ़ने का ढंग ठीक करो, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे। लिखने लगते हो, जैसे ही कोई कुछ मिलेगा टेपने लगेंगे, और बिना दिमाग लगाए
क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या उसका मीनिंग है, कोई सेंस नहीं समझना है, बस वहां से देखा यहाँ लिख लिया। यही आपको चीटिंग करके ज्यादा भरोसा होता है कि हमको ज्यादा मार्क्स आ जाएगा। दोस्त से खुद जो आंसर मालूम है वो नहीं लिखेगा, जो दोस्त बता देगा वो आंसर को लिख लेगा, उसकी कॉपी से लिख लेगा, चाहे उसने गलत ही क्यों नहीं लिखा हो, उस पर ज्यादा भरोसा है। खुद पे भरोसा करो और ठीक से पढ़ो और अपने स्टाइल से लिखो, ठीक है ना, अपने स्टाइल से हर एक चीजों को करो, ठीक है। सो हमारा जो प्लांट है वो ग्रोथ भी करता है, और ग्रोथ के लिए क्या है, मेरिस्मेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये मेरिस्मेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं ये अपने आप को क्या कर सकते हैं, डिवाइड करने की एबिलिटी होती है, डिवाइड कर सकते हैं एंड हेल्प इन ग्रोथ एंड परमानेंट टिश्यू विच डू नॉट डिवाइड। और परमानेंट टिश्यू क्या करते हैं, ये अपने आप को डिवाइड नहीं करते हैं, इसलिए तो इनको परमानेंट बोला गया है। परमानेंट का मतलब क्या है, जो एज इट इज रहे, जिसका शेप एज इट इज रहे। जो डिवाइडिंग होगा उसका तो शेप भी बदलता रहेगा, वो शेप एज इट इज रहेगा, कोई इतना बड़ा है कोई टूटेगा तो छोटा छोटा हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या परमानेंट है। किसी का शेप एक जैसा है, कॉन्टिन्यूसली एक जैसा है, तो कहेंगे परमानेंट है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो कुछ टिश्यू हम प्लांट्स में मेरिस्मेटिक होते हैं, कुछ क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं, ठीक है। अब एनिमल के बारे में जरा समझते हैं, एनिमल टिश्यूज के बारे में समझते हैं। सो एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये प्लेस टू प्लेस मूव करता है, सो इसको एनर्जी की कॉन्टिन्यूसली क्या होगी, जरूरत होगी, ठीक है, एंड नीड मोर एनर्जी देन द प्लांट्स। सो मोस्ट सेल्स एंड टिश्यू इन द एनिमल्स आर लिविंग सेल्स। सो हमारे शरीर में या जितने भी एनिमल्स के शरीर में जो भी सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, क्योंकि लिविंग सेल्स ही रिस्पिरेशन कर सकते हैं, और रिस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या होता है, एनर्जी मिलता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। सो हर एक सेल क्या होगा, एनिमल के लिविंग होंगे, कोई भी डेड सेल नहीं होगा, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ द एनिमल्स जनरली कह सकते हैं, जैसे हमारे नेल्स के जो आगे वाला सेल है वो तो डेड है, ठीक है ना, बट मोस्ट ऑफ द सेल्स क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना। हर एक एनिमल को एनर्जी की जरूरत ज्यादा है, ठीक है ना, एज कंपेयर टू प्लांट्स। बट एनिमल टू एनिमल भी एनर्जी वैरी करता है। अगर एनिमल टू एनिमल हम लोग देखें तो एनिमल को भी दो कैटेगरी में हमने बांट रखा है, कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल को अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने की जरूरत नहीं है, उन ठंडे में उनकी उनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, और गर्मी में उनका टेम्परेचर हाई हो जाता है। इस कारण से जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो वो कहीं पे ऐसे जगह पे छिप जाते हैं जहां पे वो अपने बॉडी को क्या रख सकते, ठंडा रख सके। बट वार्म ब्लडेड एनिमल को अपना टेम्परेचर क्या करता है, शरीर खुद ही मेंटेन कर लेता है। जैसे हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल है, हमारा टेम्परेचर शरीर का ठंड में भी 98 97 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है। और समर में भी क्या हमारा टेम्परेचर शरीर का बढ़ जाता है क्या, एज इट इज रहता है। बट इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, एनर्जी लेनी पड़ती है, एनर्जी हमारे शरीर को कॉन्टिन्यूअस एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सो एनिमल टू एनिमल भी वैरी करता है एनर्जी का लेवल, कि किसी एनिमल को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, किसी को कंपेरेटिव उससे कम है, बट हर एक एनिमल को प्लांट से ज्यादा एनर्जी की जरूरत तो है, ठीक है। So most of the cells and tissue in the animals are living cells. The growth of animals is more uniform, so the animal do not have separate dividing and non-dividing cells. हमारे शरीर में या एनिमल के शरीर में डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग सेल्स ऐसा कुछ सेग्रीगेशन नहीं है, हमारा सारा का सारा सेल्स क्या है, डिवाइडिंग है, क्योंकि हमें तो कॉन्टिन्यूअस अपने आप को क्या करना है, मेंटेन रखना है, ठीक है। अगर ग्रो नहीं भी करना है एक सर्टेन एज के बाद, आप कह सकते हो कि हमारा ग्रोथ या एनिमल का ग्रोथ क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। हमारा वर्टिकल ग्रोथ जैसे हो रहा है, हमारी लंबाई बढ़ रही है, बट क्या लाइफ लॉन्ग हमारी लंबाई बढ़ती रहेगी, ऐसा नहीं होगा ना, हमारी लंबाई एक स्टेज के बाद स्टैग्नेंट होगी। बट हमारे शरीर को मेंटेनेंस की जरूरत है, जैसे घर को मेंटेनेंस की जरूरत होती है, जैसे कार को मेंटेनेंस की जरूरत होती है, तो बॉडी में जो पुराने सेल हैं वो धीरे धीरे डेड होते रहते हैं, वहां पे नए सेल्स का फॉर्मेशन होता रहता है, ठीक है। तो मेंटेनेंस की भी कॉन्टिन्यूअस जरूरत रहती है हमारे शरीर को, इसीलिए या हर एक एनिमल को। सो इसीलिए क्या है कि हमारे जो सेल्स होते हैं मोस्टली लिविंग होते हैं, और हमारे सेल्स में डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग सेल्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। एनिमल्स हैव ऑर्गन्स एंड हैविंग स्पेशलाइज्ड फंक्शन। हर एक एनिमल में क्या है, ऑर्गन्स है
और हर एक ऑर्गन का अपना अपना फंक्शन है। जैसे हार्ट का क्या फंक्शन है, ब्लड को पंप करना। ब्लड का क्या फंक्शन है, चीजों को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है ना, जो वेस्ट मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करना, गैस को ट्रांसपोर्ट करना, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। समझ में आ रही है बातें? सो बेसिकली हर एक अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन है। सो द ऑर्गन्स हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू। हमारे किडनी का अलग स्पेशलाइज्ड टिश्यू होगा, हमारे लीवर का अलग टाइप का टिश्यू होगा, क्योंकि किडनी क्या कर रहा है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को छान रहा है, लीवर क्या कर रहा है, बाइल जूस का फॉर्मेशन कर रहा है। सो अगर वो अलग अलग फंक्शन है तो अलग अलग टिश्यू भी होगा, अलग अलग सेल से ही बना होगा वो। समझ में आ रही है बात? सब कुछ लॉजिकल है, कुछ भी इलॉजिकल नहीं है। अगर ढंग से समझो तो हर एक चीज को आप अच्छे से एलोबरेट कर सकते हो। सिर्फ आंसर उतना ही नहीं लिखना है जो बुक में लिखा हुआ है, आंसर में वो भी चीज ऐड कर सकते हो जो तुमने एक्सपीरियंस किया है। बुक में जो एक लाइन लिखा होता है उसका बहुत डीपर इंफॉर्मेशन है, उसको बार बार पढ़ोगे तो वो इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। सो प्लांट्स और एनिमल के टिश्यू में क्या होगा, डिफरेंसेस होगा। तो सबसे पहले हम लोग किस टाइप के टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि प्लांट सिंपलर है तो इसके टिश्यूज भी क्या होंगे, सिंपलर ही होंगे। ठीक है, सो प्लांट टिश्यूज आर टू मेन टाइप्स, दे आर मैरिस्मेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। दो तरीके के प्लांट टिश्यू होंगे, एक मैरिस्मेटिक टिश्यूज होगा और दूसरा परमानेंट टिश्यू होगा। मैरिस्मेटिक टिश्यूज आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन तरीके के मैरिस्मेटिक टिश्यूज हो सकते हैं। दे आर एपिकल मैरिस्मेटिक टिश्यूज, इंटरकैलरी मैरिस्मेटिक टिश्यूज एंड लेटरल मैरिस्मेटिक टिश्यूज। तीन अलग अलग तरीके के मैरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स पे अलग अलग लोकेशन पे होते हैं और अलग अलग लोकेशंस पे होने के कारण इनका नाम भी क्या है, अलग अलग है। परमानेंट टिश्यूज देखो, परमानेंट टिश्यूज आर टू टाइप, दे आर सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यू को भी दो कैटेगरी में बांट दिया, एक को कहा सिंपल टिश्यूज, दूसरे को कहा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ थ्री टाइप, तीन तरीके के सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड श्रेलेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, श्रेलेन्काइमा। ठीक है, याद रखना है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर टू टाइप, दे आर जाइलम एंड फ्लोएम। तो अगर हम लोग हियरार्किकल वे में देखें, हियरार्की बनाएं, तो सबसे पहले प्लांट टिश्यू आ जाएगा। प्लांट टिश्यू दो तरीके का होगा, मैरिस्मेटिक टिश्यूज हो गया और परमानेंट टिश्यू हो गया। मैरिस्मेटिक टिश्यू को फर्दर डिवाइड कर दिया, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। इसी तरीके से परमानेंट टिश्यू को डिवाइड किया, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीन टाइप हो गए, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, श्रेलेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो टाइप हो गए, जाइलम एंड फ्लोएम। तो इस तरीके से पूरा का पूरा परमानेंट टिश्यू को हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब वन बाय वन करके इसके डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। अब क्या है कि एक एक्टिविटी हम लोगों ने जब बुक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एनसीईआरटी बुक का डिस्कशन चल रहा था, तो वहां पे एक एक्टिविटी पढ़ाई थी। क्या एक्टिविटी थी, तो हमने अनियन बल्ब लिया था और अनियन बल्ब को हमने क्या किया था, इस तरीके से किसी जार में इस तरीके से रखा था, सस्पेंड कर दिया था और यहाँ पे इसके रूट्स थे। ठीक है, दो दो अनियन बल्ब समझ लो कि ले लिया और दोनों के रूट्स के ग्रोथ को स्टडी किया। क्या देखा कि दोनों का रूट्स इनिशियली ग्रो कर रहा था। ठीक है, इधर पानी लगा दो थोड़ा सा, ठीक है, इधर पानी। ठीक है, तो इनिशियली देखा कि इसका रूट्स क्या ग्रो कर रहा था। अब फिर क्या किया कि एक अनियन बल्ब पे रूट का जो टिप है उसको कैंची से क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया। ठीक है, और इसका ट्रिम नहीं किया। फिर 2-3 दिन के बाद रूट का लेंथ मेजर किया तो देखा कि इसका जो रूट का लेंथ था एज इट इज था, जितना 3 दिन या 4 दिन पहले था या 1 वीक पहले था उतना ही था। और इसका देखा कि रूट का ग्रोथ पहले से ज्यादा हो गया है। तो इससे ये पता चला कि इसके टिप पे कोई ना कोई ग्रोइंग टिश्यूज था जो इसके ट्रिम करने के कारण अलग हो गया था और इस कारण ग्रोथ क्या हो गया था, रेस्ट्रिक्ट हुआ था। सो अभी हम लोग देखेंगे कि मैरिस्मेटिक टिश्यू आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स के किस रीजन में हो रहा है, ग्रोइंग रीजन में। तो यहाँ पे रूट के टिप चूंकि ग्रो कर रहा था तो इसी रीजन में हमारा क्या होगा, ग्रोइंग टिश्यू होगा। अब ग्रोइंग टिश्यू को अगर तुमने ट्रिम कर दिया तो इस किस तरीके से ग्रो करेगा, ग्रो करेगा क्या, किसी भी
मान लो एक पौधा है, पौधे का आप टिप, वहां पे स्टेम का जो टिप है उसी को तोड़ दो, तो वहां से ग्रोथ क्या हो जाता है, उसका रुक जाता है, इधर से टहनी निकलती है या फिर इधर से ग्रो करना स्टार्ट करता है, समझे? क्योंकि टिप पे उसका ग्रोइंग टिश्यू है। ग्रोइंग टिश्यू कहाँ पे है? टिप पे है, ठीक है। सो तो प्लांट्स लाइक द टिप ऑफ द रूट्स, स्टेम एंड ब्रांचेस। एक बार फिर से पूरे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर फाउंड इन ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट्स लाइक द टिप ऑफ द रूट्स, रूट, स्टेम एंड ब्रांचेस। इनके टिप पे क्या होता है? ग्रोइंग टिश्यू होता है, क्योंकि टिप का क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ होता है। They divide continuously and help in growth of the plant. They are found three types. एपिकल, सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में समझते हैं। अगर हम लोग किसी भी प्लांट्स को इस तरीके से थोड़ा सा बनाएं, एक मिनट हो गया, ठीक है, अगर प्लांट को हम लोग ऐसे बना ले, कैसे बना ले? ऐसे। यहाँ पे हम लोग टिप ले लेते हैं इसका, यहाँ पर इससे ब्रांच है, यहाँ से एक पत्ती बना देते हैं, ठीक है, इस तरीके का। अब क्या है, इधर रूट्स है, तो रूट्स के टिप पे और स्टेम के टिप पे कौन सा टिश्यू होता है? तो एपिकल होता है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर प्रेजेंट इन द टिप ऑफ स्टेम। स्टेम के टिप पे कौन सा होगा? एपिकल होगा, ठीक है। और रूट के भी टिप पे कौन सा होगा? एपिकल होगा। समझ में आ रही है बात? सो द आर प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स। दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। स्टेम के ग्रोथ के लिए और रूट के टिप के ग्रोथ के लिए एपिकल हमारा क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद क्या है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे, किधर होता है? तो साइड में होगा। स्टेम के क्या होगा? साइड में होगा, और रूट्स के भी साइड में अवेलेबल होगा। तो रूट्स थोड़ा सा पतला होता है, फिर धीरे धीरे मोटा होता है, तो इस ग्रोथ को क्या कहते हैं? लेटरल ग्रोथ कहेंगे। ये लेटरल ग्रोथ है, ठीक है। इसी तरीके से आप स्टेम की बात करें तो स्टेम पहले पतला होता है, धीरे धीरे क्या होता है? मोटा होता है, तो इसको कहते हैं लेटरल ग्रोथ। एक तो हो रहा है वर्टिकल ग्रोथ, इस तरीके से ग्रो कर रहा है, दूसरा ग्रोथ क्या है? लेटरल ग्रोथ है। तो लेटरल ग्रोथ के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल।